अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक बहुत ही अहम स्टैंडर्ड पर बात करने वाले हैं, IFRS 16 लीजेस। ये सेशन खास तौर पर पाकिस्तान के CA स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है जो अपने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग यानी CAF 6 पेपर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है, क्या एक ऑफिस रेंट पर लेना हमेशा IFRS 16 के तहत लीज कहलाता है, या अगर आप किसी डेटा सेंटर का एक खास सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या होगा? देखें, इन सवालों का जवाब IFRS 16 के फ्रेमवर्क में मौजूद हैं और इसका जवाब वाकई कभी-कभी हैरान कर देता है। तो इस पूरी चीज को समझने का हमारा प्लान क्या है? हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हम लीज की पहचान करना सीखेंगे, फिर हम लेसी यानी जो एसेट इस्तेमाल कर रहा है उसकी अकाउंटिंग देखेंगे, फिर आएगी लेसर यानी मालिक की बारी। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल शॉर्टकट्स यानी एग्जेम्पशंस डिस्कस करेंगे और आखिर में वो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत अहम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, लीज की शनाख्त। देखें, ये सबसे बुनियादी कदम है। अगर आपको यही नहीं पता कि कोई कॉन्ट्रैक्ट लीज है भी या नहीं, तो आगे की सारी अकाउंटिंग तो बेकार हो जाती है ना? तो IFRS 16 कहता क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लीज एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको कंसिडरेशन यानी कुछ मुआवजे के बदले एक मखसूस मुद्दत के लिए एक आइडेंटिफाइड एसेट को इस्तेमाल करने का राइट टू कंट्रोल देता है। इन 3 लफ्ज़ों को जहन में बिठा लें: राइट टू कंट्रोल, आइडेंटिफाइड एसेट और कंसिडरेशन। यही 3 चीज़ें हैं जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीज बनाती हैं। तो इस पूरी तारीफ को ना हम 2 आसान सवालों में तोड़ सकते हैं। पहला सवाल, क्या कॉन्ट्रैक्ट में कोई आइडेंटिफाइड एसेट है? दूसरा सवाल, क्या कस्टमर के पास उस एसेट के इस्तेमाल को कंट्रोल करने का हक है? याद रखें, लीज कहलाने के लिए इन दोनों सवालों का जवाब हाँ में होना जरूरी है। अच्छा जी, तो ये आइडेंटिफाइड एसेट क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हो कि कौन सा एसेट इस्तेमाल होगा। जैसे जैज़ ने लाहौर में एक खास सेल टावर लीज पर लिया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर सप्लायर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट हो तो वो आइडेंटिफाइड एसेट नहीं रहता। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सप्लायर के लिए उस एसेट को बदलना ना सिर्फ आसान हो बल्कि उसके लिए फ़ायदेमंद भी हो। मिसाल के तौर पर, अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको 10 ट्रक्स में से कोई भी ट्रक दे सकती है तो ये आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रक नंबर LHR 501 लिखा है तो वो आइडेंटिफाइड एसेट है। अब आते हैं दूसरे टेस्ट पर, राइट टू कंट्रोल। इसे समझने के लिए फर्ज करें आपने एक गाड़ी रेंट की है। आप उसे चलाकर जो भी फायदा उठाते हैं वो आपका है। ये है राइट टू ऑब्टेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। और गाड़ी को कहाँ ले जाना है, कैसे चलाना है, ये फैसला भी आपका है। ये है राइट टू डायरेक्ट द यूज। जब ये दोनों चीज़ें यानी फ़ायदा भी आपका और फैसला भी आपका मिल जाती हैं, तब हम कहते हैं कि राइट टू कंट्रोल आपके पास है। अच्छा जी, अब हमने ये तो पहचान लिया कि लीज क्या है। अब आती है असल कहानी, इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। और हम शुरू करेंगे लेसी से, यानी जो कंपनी एसेट इस्तेमाल कर रही है। और याद रखें, लेसी अकाउंटिंग एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि IFRS 16 ने इसमें बहुत बड़ी तब्दीली की है। तो सबसे बुनियादी उसूल क्या है? ये कि लीज शुरू होते ही लेसी अपनी बुक्स में 2 चीज़ें रिकॉर्ड करेगा, एक राइट ऑफ यूज एसेट और दूसरी लीज लायबिलिटी। ये IFRS 16 का समझ लें सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पहले क्या होता था, बहुत सी लीजेस छुपी भी रहती थीं, बैलेंस शीट पर नजर ही नहीं आती थीं। अब हर लीज कुछ एक्सेप्शंस के अलावा बैलेंस शीट पर एक एसेट और एक लायबिलिटी की शक्ल में सामने आ जाती है। अब ये रो एसेट की वैल्यू आएगी कहाँ से? इसके 4 हिस्से हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है मुस्तकबिल की सारी लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि पैसे की वैल्यू वक्त के साथ बदलती है। उसके बाद इसमें शामिल होंगे इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स यानी IDCs, जैसे लीगल फीस या कमीशन। इनके अलावा लीज शुरू होने से पहले दी गई कोई पेमेंट या फ्यूचर में एसेट को हटाने का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। और दूसरी तरफ है हमारी लीज लायबिलिटी। इसको बिल्कुल एक लोन की तरह ट्रीट करना है। ये फ्यूचर पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू से शुरू होती है, फिर हर साल इस पर इंटरेस्ट लगता है जिससे लायबिलिटी बढ़ जाती है। देखें, इस टेबल में क्या हो रहा है?
100,000 की लाइबिलिटी पर 10,000 का इंटरेस्ट लगा, फिर आपने 25,000 की पेमेंट की तो लाइबिलिटी कम होकर 85,000 रह गई, और ये सिलसिला चलता रहता है। चलिए, लीसी की कहानी तो हो गई। अब आते हैं दूसरी तरफ, यानी लेसॉर, जो एसेट का मालिक है। लेसॉर का काम लेसी से थोड़ा मुख्तलिफ है। उसका सबसे पहला और सबसे अहम काम है लीज को शुरू में ही क्लासिफाई करना। लेसर के पास 2 रास्ते हैं, फाइनेंस लीज या ऑपरेटिंग लीज। अगर लीज मिल्कियत के तकरीबन तमाम रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर कर देती है तो वो फाइनेंस लीज है। रिस्क क्या है? एसेट खराब हो गया, पुराना हो गया। रिवॉर्ड क्या है? उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अगर ये सब लेसी को दे दिया तो ये फाइनेंस लीज है, अगर नहीं तो ये एक सिंपल ऑपरेटिंग लीज है। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे? इसके लिए स्टैंडर्ड ने कुछ इशारे दिए हैं। पहला अहम इशारा, अगर लीज की मुद्दत एसेट की कुल इकोनॉमिक लाइफ का 75% या उससे ज़्यादा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ये एक फाइनेंस लीज है। क्यों? सिंपल सी बात है, अगर आपने एक चीज़ उसकी 75% ज़िंदगी के लिए ले ली तो उसके फ़ायदे और नुकसान भी तो आपके ही हुए ना। और दूसरा बड़ा इशारा ये है कि अगर तमाम लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू एसेट की फेयर वैल्यू का 90% या उससे ज़्यादा बनती है। ज़रा तसव्वुर करें, फैसलाबाद की एक बड़ी टेक्सटाइल मिल ने एक मशीन लीज पर ली है और वो इसकी तकरीबन पूरी कीमत अदा कर रहे हैं, तो जाहिर है ये किस्म की खरीदारी ही हुई और इसे हम फाइनेंस लीज कहेंगे। अब इतने सारे रूल्स के बाद स्टैंडर्ड ने कुछ आसानियां भी दी हैं। इन्हें हम कहते हैं एग्जेम्पशंस। ये वो प्रैक्टिकल शॉर्टकट्स हैं जो अकाउंटिंग को आसान बनाते हैं। यहाँ 2 बड़ी एग्जेम्पशंस हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट टर्म लीज यानी 12 महीने से कम की लीज, और लो वैल्यू एसेट लीज जैसे कि लैपटॉप्स, फ़ोन्स या प्रिंटर्स। मिसाल के तौर पर अगर सिस्टम्स लिमिटेड जैसी कंपनी ऑफिस के लिए प्रिंटर्स लीज करती है तो वो इसे लो वैल्यू एसेट के एग्जेम्पशन के तहत ट्रीट कर सकती है और ROU लाइबिलिटी की कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग से बच सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है वो है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट्स का ट्रीटमेंट। लेसी के लिए सिंपल है, इन्हें ROE एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दें। लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज में आप इन्हें कैपिटलाइज करके लीज टर्म पर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस आउट करते हैं। लेकिन फाइनेंस लीज में यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर लेसर कोई बैंक है तो ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन अगर वो खुद डीलर या मैन्युफैक्चरर है, जैसे होंडा अपनी गाड़ियाँ लीज कर रहा हो, तो ये उनके लिए सेलिंग एक्सपेंस है और फॉरेन P&L में चला जाता है। ये फ़र्क एग्जाम के लिए बहुत अहम है। चलिए, अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम उन सबसे ज़रूरी बातों को दोबारा देखेंगे जो CF06 के इम्तिहान में आपके बहुत काम आएंगी। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लीसी के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉडल है। हर लीज के लिए एक ROU एसेट और एक लीज लाइबिलिटी, पीरियड। लीसी के लिए अब ऑपरेटिंग वर्सेस फाइनेंस लीज का कोई चक्कर नहीं। इस बात को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें। लेकिन जहाँ लेसी के लिए कहानी सिंपल हो गई, वहीं लेसर के लिए पहला फैसला ही सब कुछ है। क्या यह फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज? ये एक फैसला लेसर के आगे की सारी अकाउंटिंग एंट्रीज की बुनियाद रखेगा। और आखिर में कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही अहम डिटेल्स जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। पहली, हमेशा लीज में दिया गया इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल करें अगर वो आपको मालूम हो। दूसरा, याद रखें गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या GRV लीज पेमेंट्स का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि लेसी ने इसकी गारंटी दी है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जबकि अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या URV पर ऐसी कोई गारंटी नहीं, इसलिए वो शामिल नहीं होता। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अब जब सारी चीज़ें बैलेंस शीट पर आ गई हैं, हर लीज की वजह से एसेट्स भी बढ़ गए हैं और लायबिलिटीज़ भी, इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा एनालिसिस ही बदल जाता है। सोचिए उनके डेट टू इक्विटी रेशियो का क्या होगा, उनके प्रॉफिट्स पर क्या असर पड़ेगा। ये सिर्फ नंबर्स की एंट्री नहीं है, ये बिजनेस को देखने का एक नया नज़रिया है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।